हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा। एचपीजी के और मैथ का सेक्शन जो आज आपका मिक्स मॉक टेस्ट है, ये आज रहने वाला है। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो है शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको पता है कि एचपीजी के हिंदी ग्रामर, मैथ का सेक्शन और इंग्लिश ग्रामर, इसकी प्लेलिस्ट जो वो मिक्स मॉक टेस्ट है, ये इनकी प्लेलिस्ट जो वो बना रखी है। प्लेलिस्ट जो वो एचपी पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज बाच आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कसोल गर्म पानी का चश्मा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है, अर्जकिया, पुरुषाणी या अस्कनी। तो कसोल जो ये गर्म पानी का चश्मा जो है कसोल में है। तो आपको पता है तो ये कुल्लू में, ठीक है। मेन डिस्ट्रिक्ट तो आपका कुल्लू है ये। तो कुल्लू में गर्म पानी का चश्मा है, लेकिन पार्वती नदी के किनारे स्थित है। अर्जकिया, पुरुषाणी, इरावती या अस्कनी, ठीक है। तो अर्जाकिया जो हम किस नदी को बोलते हैं? ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया। पुरुषाणी, पुरुषाणी आपकी रावी नदी का है। और अस्कनी ये आपका चिनाब नदी का है, ठीक है। चिनाब नदी का ये वैदिक नाम है। और चिनाब नदी का जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। रावी नदी का जो है वो इरावती और ब्यास नदी का जो है वो बिपाशा है, बिपाशा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि कसोल जो गर्म पानी नदी है, ये अर्जकिया जो ब्यास नदी का जो वो ये वैदिक नाम है। तो कसोल गर्म पानी का चश्मा किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पार्वती नदी के किनारे स्थित है ये कसोल गर्म पानी का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा ये किस जगह पर स्थापित है? तो ये मणिमहेश में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। स्थापित होता है, किसने स्थापित किया हो, लेकिन ये नेचुरल है। तो ये स्थित है, किस जगह पर स्थित है ये वशिष्ठ? आपके लिए जगह दे रखी है यहाँ पे। तो मणिमहेश में, मणिकर्ण में, मनाली में या फिर कसोल में। तो वशिष्ठ जो आपका ये मनाली में है। और इसका संबंध भगवान श्री राम से भी माना जाता है, श्री राम से और वशिष्ठ ऋषि से भी, ठीक है। भगवान श्री राम और वशिष्ठ ऋषि इन दोनों से माना जाता है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा जो भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा चश्मा जो भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ है? तो मणिकर्ण है, कसोल है, तत्तापानी या खीर गंगा। तो आपको पता है कि मणिकर्ण, ठीक है। मणिकर्ण जो गर्म पानी का चश्मा है ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो पार्वती माता जो थी, उनकी जो कान की बालियाँ गुम हुई थी, उनको मणिकर्ण में शेषनाग ने ढूंढ निकाला था, ठीक है। और जब उनकी कान की बालियाँ गुम हुई थी, तो ये जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि शिव के क्रोध के कारण यहाँ पे जो कुंड था उसमें जो है मणियाँ निकलने लगी थी उससे बहुत सारी उसमें। तो तभी से ये गर्म पानी का चश्मा जो है मणिकर्ण में उसी नाम से स्थापित है, मणिकर्ण में। तो भगवान शिव से जो है इसका संबंध माना जाता है। या पार्वती ऑप्शन में हो, अगर या पार्वती भी हो सकता है कि भगवान शिव से या माता पार्वती से। तो दोनों में से एक का नाम आ सकता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ भगवान शिव है या पार्वती भी आ सकते हैं। तो मणिकर्ण है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्डविक झरना शिमला में किसके नज़दीक है, ठीक है। चार्डविक झरना जो शिमला में स्थित है ये किसके नज़दीक है? संजौली के नज़दीक, समर हिल, बराड़ी या टूटीकंडी। तो किसके नज़दीक स्थित है ये? तो जो आपका समर हिल के नज़दीक स्थित है ये समर हिल के नज़दीक स्थित है आपका ये चार्डविक झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लुंड और ददराना चश्मे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लुंड और ददराना चश्मे बिलासपुर में है, चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है। तो आपको पता है कि लुंड और ददराना चश्मे जो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो बिलासपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है? तो ये आम का होता है, सेब का होता है, ठीक है, या फिर अंगूर का होता है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन जो आपको पता है कि सेब के फल का होता है, ठीक है, सेब। तो सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाणासुर के द्वारा किस नदी को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय जाता है? तो अर्जकिया को जाता है, चंद्रभागा को जाता है, कालिंदी को जाता है, शतुद्री को जाता है। तो अर्जकिया जैसा कि आपको पता है कि बिपाशा का है वैदिक नाम, चंद्रभागा चिनाब का है, ठीक है, चिनाब का संस्कृत नाम है, कालिंदी जो है यमुना को बोलते हैं हम, और शतुद्री जो वो सतलुज को बोलते हैं,
तो क्वेश्चन है कि बाणासुर के द्वारा किस नदी को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय जाता है, तो ये सतोदरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेगपो किसकी सहायक नदी है, तो तेगपो जो है किसकी सहायक नदी है, अर्जकिया की, चंद्रभागा की, कालिंदी की या शतोदरी की। अर्जकिया बिपाशा, चंद्रभागा चिनाब, जैसे मैंने पीछे बोला अभी चिनाब, कालिंदी यमुना और शतोदरी सतलुज। तो तेगपो जो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये तेगपो जो ये सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है तेगपो। अब तेगपो जो नदी है ये जो तेगपो नदी है आपकी, तेगपो ये एक्चुअली में स्पीति की सहायक नदी है। किसकी, स्पीति में आके मिलती है। और स्पीति किस में आके निकल मिलती है, सतलुज में। स्पीति और बसपा जो सतलुज में आके मिलती है। तो तेगपो जो स्पीति की सहायक नदी है, अगर स्पीति की सहायक नदी तो वो नेचुरली सतलुज में ही मिलेगी। तो ये तेगपो जो सतोदरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंबा में है, कुल्लू में है, सिरमौर में या फिर लाहौल स्पीति में है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो चंबा, कुल्लू, सिरमौर या किन्नौर। तो रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य जो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट है यहाँ से। तो ये भाज्यक है, ठीक है, भाज्यक। तो भाज्यक जो है वो 32 है, भागफल 11 है और शेषफल 5 है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, भाज्य। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझना है। ये ऐसा फॉर्मेट बना होता है अपने पास, ठीक है। फिर फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन फॉर्मेट से समझोगे तो आगे आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपना ये जो होता है आपका भाज्य होता है, ये जो होता है अपना भागफल होता है, ठीक है। और ये जो है ये भाज्यक है और यहाँ जो आएगा अपना वो शेषफल आएगा। यहीं से आपका फार्मूला बनता है इसका, ठीक है। अब जो आपका भाज्य है, भाज्य को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। जो भाज्य है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। और जो आपका भाज्यक है इसको बोलते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड डिवाइज़र। और भागफल जो है इसको बोलते हैं हम क्वोशन। और रह गया आपका ये रिमाइंडर। यहीं से आपका फार्मूला जो वो बनेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि डिवाइज़र, ठीक है, और क्वोशेंट मतलब भाजक और भागफल, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये भाज्य आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो इसका फार्मूला यहीं से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये भाज्यक और भागफल को गुणा करेंगे हम और शेषफल को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास भाज्य आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई का निशान है, इसको प्लस करो तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है भाज्य इज इक्वल टू, ठीक है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये इसका फार्मूला बनता है। जैसे यहाँ लिखते हैं हम भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या बोला, ये निकालना हमने भाज्य, ठीक है। तो हमारे पास भाज्यक कितना है, भाज्यक हमारे पास 32 है, ठीक है। भाज्यक देख लेते हैं हम, भाज्यक 32 है। तो यहाँ पे 32 लिख दो पहले, भाज्यक 32 मल्टीप्लाई बाय भागफल कितना हमारे पास, भागफल 11 है। ये जैसे ये 32 दे रखा है, ये 11 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया भागफल 11 प्लस शेषफल कितना दे रखा है हमारे पास, शेषफल दे रखा है हमारे पास 5। बस ये आ जाएगा अपना भाज्य। तो 32 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे कर लो 320, 10 से करेंगे तो 320, फिर 32 और ऐड कर दो और प्लस 5 भी करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का अपना अपना तरीका होता है। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 7, 3 2 5 और 3 357 जो आपका ये
क्या आ जाएगा, भाज्य जो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 357 आपका भाज्य आ जाएगा यहाँ पे। तो भाज्य क्या आ गया आपका 357। 300 इतना सा क्वेश्चन है वैसे ये, इतना सा। भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो प्लस करके, या फार्मूले से करना तो फार्मूले से कर सकते हो। तो 357 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फार्मूला लिख लो, या वैसे करना है तो वैसे कर लो। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहाँ से आ जाएगा आपका भाज्य फिर 15, क्योंकि भाज्य कितना है, भाज्य का हमारे पास 15 है। भागफल कितना है, भागफल 6 है। जमा शेषफल कितना है 3। ठीक है, तो 15 गुना 6 जमा 3, 15 15 6 जहाँ होते हैं आपके 90 प्लस 3, तो 93 जो आपका ये भाज्य आ जाएगा। भाज्य कितना जाएगा आपका 93। तो 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस के लिए था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस है। बोलते 720 रुपये प्रत्येक की दर से दो घोड़े। ठीक है, 720 की दर से 720 जो प्रत्येक की दर से, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने, बेचे गए और प्रत्येक। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से तो आप क्वेश्चन ये गलत कर देंगे। क्वेश्चन जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, मैथ का कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, वो पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक और बेचे गए दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो पहला 25% लाभ पर और दूसरा 25% हानि पर जो है वो बेचा गया। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो वो फाइंड आउट करना हमने। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको पता है कि सीपी होता है एक तरफ एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, 25% की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, 25 चौके 100 1/4। ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं तो ये 25 एकम 25, 25 चौके 100 1/4। अच्छा, पहले को क्या करा गया है, 4% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, पहले को 4% लाभ पर जो बेचे गए, मतलब 4 था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 5। ठीक है, दूसरे को बोले कि 25% हानि पर बेचा गया। हानि पर तो क्रय मूल्य 4 है, अगर हानि हुई तो 3 पर बेचा गया। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली कर देंगे, कोई तो सीधा 4 4 आ गया, इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, तो जैसे ये 8 हो गया और 5 3 8। ऐसी कंडीशन में तो नो प्रॉफिट और नो लॉस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोली गई, अब वो अपने ध्यान से समझनी है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है कि प्रत्येक को जो है, मतलब प्रत्येक को, हर एक को, मतलब जो है वो इसी रेट से बेचा गया। मतलब दोनों को जो बेचा गया, तो मतलब 720 रुपये में प्रत्येक दोनों को ही बेचा गया है। 720 रुपये में एक का रेट 720 है और दूसरे का भी 720 है। मतलब विक्रय मूल्य जो वो समान है। मेन मतलब ये बोला गया कि जो इसका विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो समान है। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा समान नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो विक्रय मूल्य जो वो समान करने पड़ते हैं। कैसे करेंगे, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 15। अब जो आपका विक्रय मूल्य जो वो समान हो गया। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12, और ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया आपका टोटल, ये हो गया 32, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 23। ठीक है, 30 आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो अच्छा, ये बेच खरीदी कितने में, सीपी में, मतलब सीपी कितना 32 है और एसपी कितना 30 है। दोनों पूरे सौदे पर पूछा गया कि इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। 30 की वस्तु थी, 32 की वस्तु थी आपकी, 30 में बेची गई, 2% का लॉस हुआ। और लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमेशा आपका क्रय मूल्य पे होता है, 32 पे होगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 बच गया। ठीक है, 16/100 आ गया। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 13, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 6 आ गया। ठीक है, 96, 4 बच गए, रिमाइंडर टोटल 40 हो गया। 16 दूनी 32, ठीक है, 8 बच गया, 16 पंजे 80, 6.85 का जो आपको क्या हुआ है लॉस हुआ, क्योंकि 32 की वस्तु थी 30 में बेची, तो 6.25 का लॉस हो गया आपको। ठीक है, 6.25 का लॉस इसका राइट आंसर आ जाएगा।
आई होप आपको समझ आ गया। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बोला क्या क्या 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो ये CP है ना, ये CP है, तो CP आज इट रह जाएगा और SPA नीचे आ जाएगा। ठीक है, CP और SPA नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 आ जाएगा डायरेक्टली, और ये 13 जो ये नीचे आ जाएगा, समझ गए, 13 ये नीचे आ जाएगा। तो CP कितना आपका 10 है, CP कितना आपका 10 है, और SP कितना आपका 13 है। तो CP 10 था, SP 13, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ। किस में से हुआ 10 में से हुआ। ठीक है, तो CP आपका 10 है, SP आपका 13 है, मतलब क्रय मूल्य आपका 10 है, विक्रय मूल्य आपका 13 है। 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ CP पे हुआ। तो 3/10 गुणा 100। ठीक है, तो 10 दाई 100, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% क्या हुआ आपका इसमें 10 की थी 13 में बेचा, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 30% आपका प्रॉफिट जो ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले से ही सॉल्व हो रखा है, इसको बता देता हूँ एक बार। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP ये है, तो SP यहाँ से ये नीचे आएगा SP, तो CP आपका 9 हो गया, SP ये नीचे चला गया 10 है। तो CP कितना 9, SP 10 है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ CP पे हुए बटे 9। तो परसेंटेज में पूछा गया तो 100, तो 100/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 11 जो होते हैं आपका 99, तो 1 बच गया, तो 11 से ही 1/9 जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो ये आपका एक गेन मान लो, एक लॉस मान लो। ठीक है, तो ये हमें गेन हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 11 से ही 1/9 का जो है ये प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका A और B की आयु का अनुपात, ये A है और B है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 9:7 है। A तथा B की आयु 32 वर्ष है, इन दोनों का योग कितना है 32 वर्ष। यहाँ कितने हैं 9 और 7 16। ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है 32 वर्ष, तो इनको इक्वल कर दो। 16 पार्ट की 32 वैल्यू 32 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे जाएगी 32 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 2 आ जाएगी। तो A की आयु क्या होगी, अब A की आयु पूछी गई है, जिस मर्जी की पूछी को हम कर देंगे। तो A की आयु होगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, B को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A की आ जाएगी 18, B की आ जाएगी 14। तो A की आयु पूछा गया, तो A की आयु जो वो आपकी 18 वर्ष हो जाएगी। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि 16 क्वेश्चन थे। तो 16 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।